तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे आज के लेक्चर का मैग्नेट्स। अब ये मैग्नेट्स क्या होता है? तो देखो, बचपन में भी हम लोग मैग्नेट से खेल चुके हैं। मैग्नेट्स में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी लोहे की चीजें हम उसको चिपकाने की कोशिश करते हैं और वो आसानी से उस मैग्नेट से चिपकता है। तो मैग्नेट्स क्या होते हैं? मैग्नेट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आयरन या फिर आयरन जैसे सब्सटेंसेस के साथ अट्रैक्ट करते हैं, यानी चिपकते हैं। अब देखो, जो हमारी एक करंट कैरिंग वायर होती है वो भी हमारी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिस टॉपिक को हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मैग्नेट्स के बारे में बात करें, तो मैग्नेट क्या होते हैं पहले हम उसको नोट डाउन करेंगे। मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस, मैग्नेट हमारा कोई भी सब्सटेंस होता है दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। जो हमारा मैग्नेट है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन को तो अट्रैक्ट करता ही करता है, जो भी आयरन लाइक सब्सटेंस होंगे उनको भी अट्रैक्ट करेगा। अब जो हमारी एक इलेक्ट्रिक वायर है वो भी किसकी तरह बिहेव करती है? मैग्नेट की तरह। तो एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। वो किसकी तरह बिहेव करेगी? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अब जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गए, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, ये सारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो करते हैं। अब तो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हो गए, इन सब के अंदर भी हमें मूविंग मैग्नेट्स देखने को मिलेंगे। यानी जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गए एंड इलेक्ट्रिक मोटर इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक generators involve the electric effect of मूविंग मैग्नेट्स। तो देखो, यहाँ पे ये बोला गया है जो भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गए या इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए उन सबके अंदर में मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। साथ ही साथ जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर्स है उनके अंदर भी हमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मूविंग मैग्नेट्स की वजह से। अब हमें एक चीज और पता है कि जो मैग्नेट है उसके पास दो पोल होते हैं, एक होता है हमारा इसमें नॉर्थ पोल, एक होता है हमारा साउथ पोल। अगर दोनों पोल सेम होंगे, यानी अगर नॉर्थ को नॉर्थ पोल के पास लाएंगे तो सेम पोल के कंडीशन में जो मैग्नेट्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी दूर दूर भागेंगे। जैसे मानो एक हमारा मैग्नेट ये है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। दूसरा मैग्नेट हम लेकर आए साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे दोनों पोल सेम हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो मैग्नेट्स हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम मानो एक मैग्नेट है हमारे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगेन दूसरा है नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे देखो अपोजिट पोल्स हो गए। तो अपोजिट पोल के कंडीशन में जो हमारे मैग्नेट्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, यानी अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस कंडीशन में ये जो मैग्नेट्स हैं वो पास पास आने शुरू हो जाएंगे।
नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेट्स का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखो अभी हमने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा, अब मैग्नेट का यूज कहाँ करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इन रेफ्रिजरेटर्स, जो हमारी फ्रिज वगैरह हो गई, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, उनके अंदर भी मैग्नेट्स का यूज होता है। रेडियो एंड स्टीरियो स्पीकर्स, जो हमारे रेडियोस वगैरह होते हैं वहां पे मैग्नेट का यूज किया जाएगा। एंड इन ऑडियो एंड वीडियो कैसेट प्लेयर्स, जो हमारे ऑडियो और वीडियो कैसेट प्लेयर्स होते हैं जिससे वॉइस आती है, जिससे हम गाने सुनते हैं, उनके अंदर भी हमें स्पीकर में देखा होगा तो हमें सर्कल की फॉर्म में मैग्नेट्स देखने को मिलते हैं। इन चिल्ड्रन टॉयज, जो छोटे छोटे बच्चों के टॉयज हो गए, उसमें भी मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। एंड ऑन हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स की जो हार्ड डिस्क होती हैं, फ्लॉपीज होती हैं, इन सब में क्या देखने को मिलेगा, हमें एक मैग्नेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास बोला गया है, अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। मानो हमने एक क्या कर रखा है, एक रॉड पे एक मैग्नेट को सस्पेंड कर रखा है, लटका रखा है। तो जब वो फ्रीली सस्पेंड होगा मैग्नेट, तो उस कंडीशन में होगा क्या, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो हमेशा पॉइंट आउट होगा। यानी जो नॉर्थ पोल है वो कौन सी डायरेक्शन को शो करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन को, और जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो किस डायरेक्शन को शो करेगा, साउथ पोल को। जो साउथ पोल है वो किस डायरेक्शन को शो करेगा, साउथ डायरेक्शन को। तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास यही बोला गया है, द पोल ऑफ अ मैग्नेट विच पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल और नॉर्थ सीकिंग। मैग्नेट का वो पोल जो नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करे उसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल या फिर नॉर्थ सीकिंग। देन द पोल ऑफ अ मैग्नेट विच पॉइंट्स टूवर्ड साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ पोल और साउथ सीकिंग। वो मैग्नेट का पोल जो साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करे वो हमारा कहलाता है साउथ पोल या फिर साउथ सीकिंग। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर while unlike poles of magnets attract each other। यहाँ पे like poles का मतलब ये है कि दोनों पोल्स कैसे हो, सेम हो। जैसे भी हमने देखा नॉर्थ पोल हुआ, यानी दोनों पोल सेम हो तो उस कंडीशन में मैग्नेट्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वहीं अगर दोनों मैग्नेट्स के पोल अनलाइक हो, जैसे एक साउथ पोल हो और एक नॉर्थ पोल हो, तो इस कंडीशन में जो मैग्नेट्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड्स हमारी वो फील्ड्स होती हैं जो मैग्नेट के थ्रू बनेगी। यानी मानो एक हमारे पास सरफेस है, उस पर हमने मैग्नेट्स रखा। अब मैग्नेट की वजह से जो भी सराउंडिंग में हमारे पास फोर्स जनरेट होती हुई दिखाई देगी, जो भी हमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। जैसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी।
द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, जो भी हमारा मैग्नेट के अराउंड में एरिया होगा, जहां पर भी हमारी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यानी फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। यानी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन से निकलती है पोल के, और दूसरे डायरेक्शन पे जाकर के इनर्ट होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में कि इट इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। यानी इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। इस वजह से हम इसे कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अब देखो, जो हमारे मैग्नेट्स हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो है वो हमारे पास थ्री टाइप्स के अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितने तरह के आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं? थ्री टाइप्स के। फर्स्ट है हमारे पास इसमें बार मैग्नेट, जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप में होता है, बार की तरह होता है। सेकंड है हमारे पास इसमें मैग्नेट निडल, निडल की फॉर्म में जो हमारा मैग्नेट होगा उसे हम बोलेंगे मैग्नेट निडल। एंड थर्ड है हमारे पास इसमें मैग्नेट कंपस, यानी वो कंपस जिसमें मैग्नेट प्रेजेंट हो उसको हम बोलेंगे मैग्नेट कंपस। तो ये सारे क्या हैं? हमारे पास टाइप्स हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेट्स की वजह से जो भी हमें सराउंडिंग्स में फोर्स फील होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट्स के बारे में? फर्स्ट पॉइंट में है हमारे पास द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स सराउंडिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के सराउंडिंग में जो भी फोर्स हमें फील होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में, इन द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अ कंपास और एनी अदर मैग्नेट। ये बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड की, या तो फिर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है या फिर मैग्नेट के पास जो भी हमारी फोर्स एक्सर्ट हो रही है या मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम किसी भी कंपास का यूज कर सकते हैं या किसी अनदर मैग्नेट का भी यूज कर सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तरीके की इमेजिनरी लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट के चारों ओर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं फील्ड लाइन या फिर फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कैसे हैं? तो देखो, हमारे पास क्या होता है, जो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे मानो ये हमारे पास एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट में हमारे पास टू पोल्स है, एक है साउथ पोल और एक है हमारा इसमें नॉर्थ पोल। ठीक है, तो अब साउथ पोल और नॉर्थ पोल में होगा क्या? जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से निकलेंगे और कहाँ पर जाएंगे? साउथ पोल पे। यानी यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और कौन से पोल पे गई? साउथ पोल पे। इसी तरीके से और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी निकलेंगी नॉर्थ से, कहाँ जाएंगी? साउथ पे जाएंगी।
तो यहाँ से एक चीज कंफर्म होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी हमारी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यानी हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, साउथ पोल पे। तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। तो देखो इसी तरीके से यहाँ से और नॉर्थ पोल से जा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही बहुत सारी साउथ पोल की तरफ अंदर की तरफ इंसर्ट होंगी। अगेन इसी तरीके से यहाँ से भी होंगी बहुत सारी साउथ पोल की तरफ और नॉर्थ पोल से निकल रही होंगी। तो ये जो हमारे पास डायग्राम है ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जिसमें ये शो किया गया है कि किस तरीके से नॉर्थ पोल से हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, साउथ पोल पर जाएंगी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो डायग्राम्स गिवन है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड्स के शो हो रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। अगेन नॉर्थ पोल से साउथ पोल। और हमारे पास जो बी डायग्राम है इसमें हमारे पास डायरेक्शन नहीं दे रखी कि कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा पोल साउथ है, लेकिन हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देख करके पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल। तो देखो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस वे में जा रही है, यानी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो ये जो होगा ये होगा हमारा यहाँ पे नॉर्थ पोल, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इधर की साइड से इंसर्ट हो रही है दूसरी साइड से। तो ये हमारा कौन सा पोल हो जाएगा इसमें, साउथ पोल। नाउ हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती कैसे हैं, क्यों हम इसको नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ दिखा रहे हैं। तो देखो क्या बोला गया है इसमें हमारे पास, व्हेन आयरन फिलिंग्स आर अलाउड टू सेटल, when iron fillings are allowed to settle around a bar magnet, they get arranged in a pattern which mimics the magnetic field lines। देखो यहाँ पे इसको रीड करने से पहले हम यहाँ पे पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में हमारे पास क्या दे रखा है, एक मैग्नेट है जिसमें साउथ पोल ये रहा हमारा और नॉर्थ पोल ये रहा। अब हमने क्या कर रखा है, इस पर्टिकुलर एरिया में हमने अपनी आयरन की फिलिंग्स डाल दी, यानी बहुत सारी आयरन की छोटी छोटी सी बॉल्स टाइप में फिलिंग्स है, उसको हमने पूरा उसमें फैला रखा है। जैसे ही हम आयरन फिलिंग्स के ऊपर मैग्नेट को रखते हैं तो वहां पर हमारे पास एक फील्ड लाइन जनरेट होती हुई दिखेगी। देखो ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड्स की तरह यहाँ पे लाइनिंग जनरेट होती हुई दिखेगी। जो आयरन फिलिंग्स है वो फील्ड लाइन की तरह अरेंज हो जाते हैं। ये क्या करती है, ये मिमिक करती है कि इसी तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है किसी भी मैग्नेट के वजह से। तो यहाँ पे वही बोला गया है, व्हेन आयरन फिलिंग्स आर अलाउड टू सेटल अराउंड अ बार मैग्नेट, जब हम आयरन फिलिंग्स को अलाउ करते हैं सेटल होने के लिए बार मैग्नेट के पास, दे गेट अरेंज इन अ पैटर्न विच मिमिक्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये उस पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं जो मिमिक करती है कि वो कैसी है देखने में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह। एंड फील्ड लाइन ऑफ अ मैग्नेट कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड यूजिंग अ कंपास। हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कंपास के थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। डायरेक्शन कैसे, डायरेक्शन ये हो गई कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमेशा नॉर्थ पोल से कहाँ जाएगी, साउथ पोल पर जाएगी। और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही हमारी हर एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है। तो ये तो हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम देखते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में कि किस तरीके से हम पेपर में लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि ये क्या होती है, ये फोर्स एक्सर्ट होती है मैग्नेट के थ्रू, और ये जो होंगी हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे निकलेगी। बाकी और क्या अनदर प्रॉपर्टीज हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड्स की, अब उसके बारे में पढ़ते हैं।
नाउ फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड्स में पहले हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन क्या होती है फील्ड लाइन की। देन आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के आउटसाइड में जो भी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। वो कहाँ से कहाँ तक ले जाएगी कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से निकलेगी और कहाँ जाएगी, साउथ पोल पे। एंड इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टेकन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करें तो मैग्नेट में अंदर की तरफ जो उसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो होगी हमारे साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक। कैसे, देखो मानो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये हो गया मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये हो गया मैग्नेट का साउथ पोल। अब जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी वो कहाँ जाएगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यानी ये तो हो गई हमारी आउटसाइड में, और आउटसाइड में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ होगी, नॉर्थ टू साउथ पोल। वहीं अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से जाएगी साउथ पोल पे आंसर करेगी, तो इसी तरीके से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है देन वो साउथ पोल से कहाँ जाएगी, नॉर्थ पोल पे, जिससे एक सर्कुलर लूप बनेगा। तो यहाँ पे जो इनसाइड होगा यानी मैग्नेट के अंदर जो होगी हमारी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, वो हमेशा होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है, द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस शोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या बोला गया है, द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस शोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस में क्लोजनेस पास पास होंगी, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस, उतनी ही ज्यादा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलेगी, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो ज्यादा होगी। means that closer lines show stronger magnetic field and vice versa। अगर जो हमारी लाइंस है वो पास पास होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी। अगर लाइंस हमारी वहां पे यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी, तो उस कंडीशन में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ क्राउडेड फील्ड लाइंस नियर द पोल्स ऑफ मैग्नेट शो मोर स्ट्रेंथ। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे ये हो गया हमारा एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली नॉर्थ पोल से कहाँ गई, साउथ पोल पे। अगेन नॉर्थ पोल से कहाँ जाएगी, साउथ पोल पे। ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पर आएंगी। इसी तरीके से नीचे से भी हम अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल से लाइंस निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, साउथ पोल पे। तो यहाँ ये बोला गया है कि जो लाइंस का क्राउडेड है यानी जो बहुत ज्यादा लाइंस है, भीड़ भाड़ जिसे बोलेंगे, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइंस है, वो नियर द पोल्स में प्रेजेंट होती है। यानी अगर हमारे से क्वेश्चन पूछा जाए, पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि वो उस पॉइंट के बारे में बताओ जहाँ पे मोर स्ट्रेंथ पाई जाएगी, मोर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मोर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन, कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हमें इसका आंसर क्या लिखना है कि जो मोर स्ट्रेंथ, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो हमें देखने को मिलेगी सीन इन द एंड ऑफ पोल्स, या पोल्स के एंड में, या फिर नियर बाय पोल्स, या फिर पोल्स के पास में। तो यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी।
नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर 3 और 5 मार्क्स इन एग्जाम। 3 और 5 मार्क्स का हमारे पास इसमें क्वेश्चन आता है। पहले वो मैग्नेट के बारे में पूछेगा, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है उनके बारे में भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या दे रखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, पर ऐसे नहीं होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से आ रही है, दूसरी हमारी इस तरीके से आ रही है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज दिस, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एंड it is taken by convention that magnetic field lines emerge from North Pole and merge at the South Pole। ये बोला गया है कि ये हमें देखने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से इमर्ज होंगी, यानी नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहाँ पर जाकर रुकेंगी, साउथ पोल पे मर्ज होंगी हमारे साउथ पोल के अंदर। And again, inside the magnet, the direction is from south pole to north pole। डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेट के इनसाइड में, साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक। लेकिन एक चीज हमेशा इसमें याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी वजह से हमारे कैसे कर्व्स देखने को मिलेंगे, क्लोज्ड कर्व देखने को मिलेंगे। क्लोज्ड कर्व का मतलब ये है कि जहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज होगी वो दूसरी जगह आके मर्ज होगी, देन अगेन वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाएगी। तो एक कैसा कर्व बन रहा है, एक हमें यहाँ पे क्लोज्ड कर्व देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड होगी किसके थ्रू, एक करंट कैरिंग एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके अंदर क्या पास आउट हो रहा है, करंट पास आउट हो रहा है, उसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड को देखना है। तो क्या बोला गया है, अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ से ये निकला कि जो हमारा करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर होता है, मतलब वो स्ट्रेट कंडक्टर जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा हो, उस कंडक्टर के अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस फॉर्म में होगी, कोसेंट्रिक सर्कल में कई फॉर्म्स में होगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी एक सर्कल के अंदर जब हमारा दूसरा सर्कल इमर्ज होता है तो उसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। एंड magnetic field of current carrying straight conductor can be shown by magnetic field lines। उसमें की जो magnetic fields होती है straight conductor की उसको हम magnetic field lines के थ्रू शो कर सकते हैं। and direction of magnetic field through a current carrying conductor depends on the direction of flow electric current। अब देखो यहाँ पे एक अनदर पॉइंट देखने को मिला कि जो हमारा करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसमें हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उस पर डिपेंड कर रही है कि उस स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर किस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब हम देखेंगे किस तरीके से इसमें फ्लो ऑफ करंट के बेसिस पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो देखो क्या बोला गया है, लेट अ करंट कैरिंग कंडक्टर बी सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ।
क्या बोला गया है, लेट करो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो सस्पेंडेड किया गया है वर्टिकली, यानी एक स्ट्रेट कंडक्टर है जो वर्टिकली क्या है हमारे पास सस्पेंडेड है फ्रीली। अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है साथ में, एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। देखो इससे पहले यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर है उसमें हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक दो पिक्चर्स गिवन है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होते हुए। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यानी जो करंट है वो हमारा अपर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जो हमारा करंट है वो अपर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो एक चीज और, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल जानते हैं कि राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। तो देखो राइट हैंड थंब रूल में ये होता है कि जब हम अपने थंब को, जैसे हमारे पास यहाँ पे पिक्चर गिवन है, अगर हम इस फॉर्म में अपने थंब को करते हैं, नाउ अपने हैंड से उस स्ट्रेट कंडक्टर को हम पकड़ते हैं, तो जो हमारी फिंगर्स हैं वो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो हमारा ये क्या है, ये हमारी थंब, और ये थंब क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा इसमें करंट को। फॉर एग्जांपल, सबसे बेटर एग्जांपल हमें इस पिक्चर से समझ में आ जाएगा वो क्या है। देखो यहाँ पे मैंने दो चीजें बोली, जो हमारा थंब है वो क्या बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, और जो हमारी फिंगर्स है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है। तो सिंपल सी चीज है, इसमें क्या करना है हमें, सिंपली हमको क्या करना है, जो हमारे पास ये स्ट्रेट कंडक्टर है, हमें इसमें डायरेक्शन गिवन होगी करंट की, तो हम करंट के डायरेक्शन में अपने थंब रीजन को रखेंगे, एंड उस स्ट्रेट कंडक्टर को हम अपने हाथ से पकड़ेंगे। तो होगा क्या, जिस डायरेक्शन में हमारा थंब है वो हो गई हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। अब जब हम इस स्ट्रेट वायर को इस अपने हाथ से पकड़ेंगे तो जो हमारी फिंगर्स है वो इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप हो जाएंगी। तो ये जो फिंगर की डायरेक्शन है, ये फिंगर्स है, हमें ये बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी इस डायरेक्शन में है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी इस पोजीशन पे निकलेंगे, यानी नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। और इस रूल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, जिसमें हमें करंट की डायरेक्शन पता होती है, और करंट की डायरेक्शन का यूज करके हम अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर लेते हैं कि वो हमारी क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो इससे पहले यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझते हैं। तो जो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो क्या होती है, क्लॉक कैसे चलती है, इसमें जैसे हमारे पास मान लो ये क्लॉक है, इसमें हो गया 12, 6, 3 एंड 9। तो क्लॉक कैसे चलेगी, पहले 12, 3, 6 एंड 9 दिस डायरेक्शन। तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जिसमें वो हमारा इस डायरेक्शन में चले, यानी घड़ी की दिशा में चले। और एक होती है हमारे पास इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, क्लॉक जिस दिशा में चलती है उसके अपोजिट में हमारे पास यहाँ पे मोशन देखने को मिलेगा, तो इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये हो गई हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो और गिवन है फॉर्मूले, उसमें क्या दे रखा है, करंट की डायरेक्शन है हमारी ऊपर की तरफ, यानी जो हमारा थंब है अब वो ऊपर होगा, एंड जो हमारे थंब के बाद रिमेनिंग फिंगर वाला पोर्शन है वो इसको इस तरीके से ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप करते ही हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो थंब है वो ऊपर करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी फिंगर से निकलेंगी देन इस पोजीशन पे। तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन बन रही है, ये हो रही है हमारी इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि अगर हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो अपवर्ड है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस पोजीशन पे बनेगी। तो इस कंडीशन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारे पास दूसरी रॉड गिवन है, अब दूसरी रॉड में देखो क्या है, करंट नीचे है, तो हमारा जो थंब है वो नीचे आ जाएगा, दिस वन, इस तरीके से। अब अगर हमारा थंब नीचे है तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो हमारी फिंगर्स है वो इस तरीके से इसको ओवरलैप करेंगी, यानी करंट की डायरेक्शन नीचे होते ही
जो हमारे इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस फॉर्म में निकलेंगी, क्योंकि यहाँ उंगलियों के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो डायरेक्शन कैसे होगी हमारी इसमें, क्लॉक वाइज। यानी जब हमारा करंट का फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेंगी। वहीं जब हमारा करंट का डायरेक्शन अपवर्ड पोजीशन पे होगा तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। अब देखो, अब हमें यहाँ पे जो ये थ्योरी दे रखी है वो क्लियर हो जाएगी। तो क्या बोला गया है, the direction of magnetic field will be anti-clockwise if the current is flowing from north to south. The direction of magnetic field भी clockwise। ये बोला गया है अगर हमारा करंट साउथ से नॉर्थ पोल पे जा रहा है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ पोल पे, मानो ये हमारा साउथ पोल है और ये हमारा नॉर्थ पोल है। तो जब हमारा करंट साउथ से नॉर्थ पोल पे जाता है तो उस दौरान जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। वहीं अगर हमारा करंट नॉर्थ से साउथ में आएगा, ऊपर वाली डायरेक्शन क्या थी हमारी, नॉर्थ, और नीचे वाली डायरेक्शन क्या है हमारी इसमें, साउथ। तो जब करंट हमारा नॉर्थ से साउथ पे आएगा तो उस कंडीशन में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास इसमें दे रखा है द डायरेक्शन of magnetic field line in relation to direction of electric current through a straight conductor can be depicted by using the right hand thumb rule। तो ये right hand thumb rule वही है कि जिस डायरेक्शन में हमारे करंट फ्लो करेगा स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर, हमें उस डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है एंड रिमेनिंग फिंगर वाले पोर्शन से हम उस पूरी कंडक्टर को ग्रैब करेंगे, पकड़ेंगे। जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स उस कंडक्टर को ग्रैब करेगी वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। एंड इसी रूल को हम राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं और मैक्सवेल्स का क्रॉक स्क्रू रूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। तो देखो, अभी हमने पढ़ा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल की डेफिनेशंस वगैरह भी हम पढ़ेंगे साथ ही साथ। अब हमारे पास इसमें मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। तो मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल क्या दे रखा कहता है, एज पर मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल इफ द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्क्रू shows the direction of the current, then the direction of rotation of screw shows the direction of magnetic field line। क्या बोला गया इसमें, यहाँ पे हमारे पास ये कहा गया है कि अगर हमारी जो ये स्ट्रेट पोर्शन है स्क्रू का वो हमारा डायरेक्शन दिखाता है करंट का, तो जिस पोजीशन पे या जिस डायरेक्शन पे हमारा जो स्क्रू है वो रोटेट करेगा, वो रोटेशन हमें क्या शो करेगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। यानी जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर हम एक स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड से ग्रैब करते हैं तो जो हमारा थंब है वो इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है और जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसी तरीके से जो हमारा स्क्रू में रोटेशन वाला पार्ट है, यानी जो हमारा स्क्रू है उसमें जो फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, जो हम स्क्रू को खींचते हैं, पेंच खींचते हैं, तो उस डायरेक्शन में जो ये लंबा वाला इसमें हमारे पास पार्ट है, जो ये लॉन्ग सा है, उस वो क्या होता है, वो अंदर की तरफ जाता है स्क्रू को टाइट करने पे। तो ये जो मूवमेंट हो रही है स्क्रू की आगे की तरफ वो हमारी इलेक्ट्रिक करंट को शो करती है और वो जिस रोटेशन में वो घूम रहा है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को
शो करेगी। तो देखो पेपर में तो मैक्सवेल स्क्रू रूल नहीं आता, लेकिन जो राइट हैंड थंब रूल है वो पेपर में जरूर पूछा जाता है। और जो हमने अभी पढ़ा ये स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, इसमें से उसकी डेफिनेशन नहीं पूछते, हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, रॉड बना दी जाती है, उसमें पूछा जाता है कि इनमें से किन केस के अंदर हमारी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होनी है और एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड्स होनी है। राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल में क्या बोला गया है, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड बाय राइट हैंड, हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी एक कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम उसको अपने राइट हैंड से पकड़ते हैं तो कीपिंग द थंब स्ट्रेट एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, तो हमें अपने थंब को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में रखते हैं। तो जब हम अपने थंब को उस स्ट्रेट कंडक्टर के साथ इस तरीके से ग्रैब करते हैं अपने हाथों, यानी इस तरीके से उस कंडक्टर को पकड़ते हैं कि जो हमारा थंब है वो इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है, तो जो हमारी फिंगर्स होती है वो क्या दिखाती है, द डायरेक्शन ऑफ रैपिंग ऑफ अदर फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो हमारी फिंगर्स है वो करंट कैरिंग कंडक्टर को रैप करने से पकड़ने से ये शो करता है कि जो थंब है वो उस कंडक्टर के अंदर के करंट को बताएगा, और जो हमारी फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। तो यही हो गया हमारा राइट हैंड थंब रूल, और उसकी पिक्चर अगर पेपर में 3 मार्क्स का आएगा तो डायरेक्ट हमें स्टेटमेंट लिखनी है और हमारे पास ये जो गिवन पिक्चर है उसको वहां पर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे और प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड्स की, वो क्या क्या है। फर्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट एंड डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट। देखो किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो तब इंक्रीज होगी जैसे ही हमारा उसके अंदर का करंट इंक्रीज होगा। अगर हम करंट को डिक्रीज करते हैं तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी इस पॉइंट से ये क्लियर होता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के। और एक चीज और, मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल बी से, यानी जो कैपिटल बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, करंट के। अगर करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा, अगर करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सेकेंड पॉइंट में हमारे पास गिवन है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। ये बोला गया है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो डिक्रीज हो जाएगी जैसे ही हम उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर देंगे। यानी द साइज ऑफ concentric सर्कल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीजेस with distance from the conductor which shows that magnetic field decreases with distance। ये बोला गया है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। यानी अगर हमारी डिस्टेंस ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम। और जो हमारा साइज होगा किसका, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से वो इंक्रीज हो जाएगा कंडक्टर के अंदर। यानी जो हमारा साइज है, देखो सीधी सी बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी
तो बहुत पास-पास होंगी, यानी जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उनका जो एरिया है या फिर ये बोला जाए जो साइज़ है वो छोटा होगा। यानी बहुत पास-पास होंगी, लेकिन अब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कम हो गई, तो उस कंडीशन में जो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है वो दूर-दूर हो जाएँगे, तो जो उनका साइज़ है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो बढ़ जाती है अगर हम डिस्टेंस को कम कर देते हैं तो। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। एंड नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, यानी दो लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये सारी क्या हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जिसमें एक सर्कुलर लूप के अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा। तो देखो क्या बोला गया है, इन केस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। ये जो हमारे पास गिवन है, दिस वन इज अ सर्कुलर गोल है, और इसके अंदर से क्या पास हो रही है हमारी, करंट पास हो रहा है। तो अब हम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में देखेंगे। तो क्या बोला है, क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द सेम मैनर एज इट इज इन द केस ऑफ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। देखो जैसे हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था जो हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट किया है, उसी तरीके से हमारा किसके अंदर भी होगा, एक सर्कुलर लूप के अंदर भी होगा। जैसे हम वहां पे राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, और जिसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, अपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले इस चीज को कम समझने से पहले हमें राइट हैंड थंब रूल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो डायग्राम गिवन है, पिक्चर गिवन है, उसमें क्या दे रखा है कि ये जो हमारा सर्कुलर लूप है उसमें हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो दिस वन है, यहाँ से हमारा करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम अपने करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किसको रखेंगे, थंब को रखेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा थंब है वो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी अपर की डायरेक्शन में। और अगर हमारे थंब की डायरेक्शन अपर है, यानी करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हमारा जो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये जो हमने यहाँ पे अपने अंगूठे को ड्रॉ किया है, अब वो जो उंगलियां हैं वो इस तरीके से आएंगी। अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया हमारा इसमें करंट। तो ये जो हमारे पास उंगलियां जा रही है, जो फिंगर्स है, वो क्या डायरेक्शन शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इस पोर्शन से निकलेंगी एंड दिस वन इस तरीके से आएंगी, और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब करंट हमारा यहाँ से सर्कुलर लूप से जाएगा, देन वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा। अब जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम देखेंगे कि जो हमारी थंब की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ हो जाएगी। अगर हमारा थंब नीचे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस कंडीशन में जो हमारी फिंगर्स है वो कैसे जाएंगी, अब इनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो अब कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज। तो जो हमारी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें हमारे पास दोनों केस देखने को मिलेंगे। इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी।
तो अब हमारे पास इस पूरे केस की थ्योरी में क्या दे रखा है, तो देखो क्या बोला गया है, इन केस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वुड बी इन द फॉर्म ऑफ आयरन concentric सर्कल्स अराउंड एवरी पार्ट ऑफ द फिल्म पेरिफेरी ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे ये बोला गया है कि एक सर्कुलर लूप के अंदर जो हमारा सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसके अंदर जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनेंगी, जिसके अंदर हमें हर एक पार्ट में कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड्स देखने को मिलेंगी। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंड टू रिमेन क्लोजर व्हेन नियर टू द कंडक्टर। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पास पास आने लगेंगे जैसे ही वो कंडक्टर के पास होगा, एंड द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी स्ट्रॉन्गर नियर द पेरिफेरी ऑफ द लूप। तो ये जो लूप है इस लूप के जो पेरिफेरी है किनारों पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वुड बी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप। ये बोला गया है जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, यानी देखो हमारी ये जो लूप की पेरिफेरी है यहाँ पे हमारे पास तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ेंगे तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ है वो कम होने लगेगी। यानी करंट कैरिंग लूप के सेंटर में हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बहुत दूर दूर दिखाई देगी, इसी वजह से वहां पे उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। एंड फाइनली एट द सेंटर द आर्क्स ऑफ बिग सर्कल्स वुड अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन। ये बोला गया है कि ये जो हमारी आर्क्स बन रही हैं दोनों साइड्स में हमारी आर्क बन रही है, एक जगह एंटी क्लॉकवाइज की एक जगह क्लॉकवाइज की। तो जब एकदम मिड ऑफ द सेंटर आएगा सर्कुलर लूप का तो वहां पे दोनों आर्क्स हमारी मर्ज हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। यानी वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे देखने को मिलेगी, स्ट्रेट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स में क्या है, देखो magnitude of magnetic fields gets summed up with increase in the number of turns of coil. If there are n number of turns of coil, magnitude of magnetic field will be n times of magnetic field in case of a single of turned coil। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, हमारे पास यहाँ पे जैसे मानो सोलिनॉइड्स है, ठीक है, सोलिनॉइड हमारा गिवन है। इस सोलेनोइड में हम देखेंगे हमारे पास काफी तरीके के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, काफी हमें राउंड्स देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर। तो वही क्या है, वो है हमारी नंबर ऑफ कॉइल्स के अंदर के एन टर्न्स, यानी कितने टाइम्स वो टर्न अप हो रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब देखो होगा क्या, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे हमारे पास मानो एक नंबर एक बार टर्न हुआ है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे कई बार टर्न अप होगी एक जो सिंगल कॉइल, तो उसे हमने जब टर्न किया तो वो 1 टाइम 2 3 4 5 6 बहुत टाइम्स बाद टर्न अप होगी। तो यहाँ पे ये बोला गया है जैसे ही नंबर ऑफ टर्न किसी कॉइल के इंक्रीज होंगे तो उसके अंदर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to number of turns of coil। अगर मानो हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा कितने टाइम्स, n टाइम्स। यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल।
फर्स्ट में हमारे पास ये बताया गया है कि जैसे ही हम किसी कॉइल के अंदर की नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उसी n टाइम्स के साथ पे इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास दे रखा है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप कॉइल डिपेंड्स अपॉन। देखो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है सेंटर किसी भी लूप के अंदर सेंटर पे, वो किस पे डिपेंड करती है? द रेडियस ऑफ द कॉइल, उस कॉइल की क्या रेडियस है, यानी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। क्या बोला गया है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कि उस कॉइल का क्या रेडियस है, यानी रेडियस ऑफ द कॉइल की। इफ द रेडियस इंक्रीजेस, अगर हमारा रेडियस बढ़ेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। अब देखो इसमें वैसे तो बहुत ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन हमें क्लास के अकॉर्डिंग याद करना है, तो सिर्फ अभी हमें सिर्फ स्टेटमेंट्स याद करनी है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो वो किस कंडीशन में बढ़ेगा, घटेगा तो किस कंडीशन में। तो फर्स्ट हमारे पास ये हो गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी कॉइल के अंदर कब बढ़ेगा, जैसे ही हम उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी n टाइम्स बढ़ जाएगी। इसी तरीके से किसी कॉइल के अंदर अगर हमारी रेडियस बढ़ती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हो गया हमारा इसमें सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट में हमारे पास सेम पॉइंट, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के इंक्रीज हो रहे हैं तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगी वो सेंटर पर ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न इज हैविंग द सेम डायरेक्शन, थस द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न्स एड अप। क्या बोला गया है, किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर जो हमारा सेंटर वाला पोर्शन होगा वहां पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सर्कुलर लूप जो हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है वहां पे सेंटर पे हमारी सारी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट, यानी सब में सर्कुलर टर्न के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो उस दौरान क्या होगी, सारी मैग्नेटिक फील्ड्स एड अप हो जाएंगी और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वहां पर ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट में वहां पे ये बोला गया है एज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ देयर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी अगर हमारा करंट जो है, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही हम करंट को बढ़ाएंगे उसी तरीके से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा क्या करंट, उसका करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो क्या बोला गया है, सोलिनॉइड इज द कॉइल विथ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारे पास ये कॉपर वायर है इंसुलेटेड, यानी इंसुलेटेड है जिसके अंदर से करंट फ्लो होगा। अब उसके ऊपर हमने कॉइल्स के बहुत सारे टर्न्स बना दिए हैं, मैनी सर्कुलर टर्न्स हैं
कॉपर वायर के ऊपर और इसी टर्न से मिलके हमारी किसकी फॉर्मेशन होगी, सोलिनॉइड की। नाउ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड प्रोड्यूसेस सिमिलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज अ बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट के अंदर हमारा देखने को मिलता था कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, साउथ पोल पे जाएगी, वैसे ही हमारा सोलिनॉइड के अंदर भी देखने को मिलेगा अगर उसके अंदर से करंट हमारा फ्लो हो रहा है। One end of solenoid behaves as north pole and another end behave as the south pole। अगर हमारा जो सोलिनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो सिंपल सी चीज है, इसका एक पोल हमारा नॉर्थ पोल होगा और एक पोल हमारा इसमें साउथ पोल होगा। अब देखो सोलेनोइड में होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इनसाइड द सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जैसे हमारे बार मैग्नेट में हमें देखने को मिलती है। जो ये बताती है शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनोइड। इससे ये शो होता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सोलेनोइड के अंदर वो हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनोइड इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सोलेनोइड से वो बार मैग्नेट की तरह सिमिलर होगी, उसी के जैसे होगी। यानी जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो प्रोपोर्शनल होगी कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स उसके अंदर है। यानी यहाँ पर भी हम ये लिखेंगे कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। यानी करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास बाय प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी मैग्नेटाइज। ये बोला गया है अगर हम सोलिनॉइड के अंदर ज्यादा अमाउंट में, बहुत स्ट्रॉन्ग अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं तो उससे हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं। यानी मैग्नेट फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मानो हमारे पास यहाँ पे ये सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड के अंदर हम किसी एक आयरन लाइक सब्सटेंस को रखते हैं और उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं तो इसके अंदर रखा हुआ जो भी हमारा आयरन लाइक सब्सटेंस है वो किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि हम एक सोलिनॉइड के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करा करके एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped on a soft iron magnet formed by producing magnetic field inside a solenoid is called electromagnet। अब हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है, इस सर्किट में जो ये ऑरेंज कलर का हमारे पास गिवन है, ये क्या है ऑरेंज कलर का, ये है हमारा इसमें सोलिनॉइड, दिस वन, ये क्या है हमारा इसमें सोलिनॉइड। अब हमने क्या कर रखा है, इस सोलिनॉइड के अंदर हमने अपने आयरन के एक नेल को रखा है। जब इस आयरन नेल को हम इसके अंदर रखते हैं और इसमें जैसे ही हम करंट को पास कराते हैं तो ये जो इंसुलेटेड वायर है जो सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के अंदर रखा कोई भी हमारा आयरन कोर या सॉफ्ट आयरन मैग्नेट के वो मैग्नेट
मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। यानी हम एक सोलिनॉइड के अंदर आयरन को रख के या सॉफ्ट आयरन को रख के मैग्नेट की फॉर्मेशन करते हैं और ऐसे मैग्नेट्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फोर्स देखनी है। तो इसको पढ़ने का रीजन क्या है, इसके थ्रू हम अपना लेफ्ट हैंड प्लम्बिंग रूल को समझ सकते हैं। तो देखो क्या बोला गया है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है। A current carrying conductor exerts a force when a magnet is placed in a A current carrying conductor exerts a force when a magnet is placed in its vicinity. Similarly, a magnet also exerts equal and opposite force on the current carrying conductor. तो देखो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो क्या करता है, वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है जब हम उसके पास मैग्नेट को लेकर आते हैं। इसी तरीके से मैग्नेट भी क्या करेगा, उस कंडक्टर के ऊपर इक्वल अमाउंट में फोर्स एक्सर्ट करेगा। नाउ दिस वाज सजेस्टेड बाय अ मैरी एम्पियर, ये किसने सजेस्ट किया, मैरी एम्पियर ने सजेस्ट किया, जो एक फ्रेंच के फिजिस्ट थे। उन्होंने कंसीडर किया साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो फाउंडर थे किसके, साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। अब उन्होंने इसमें हमें ये बताया कि किस तरीके से फोर्स हमारी देखने को मिलेगी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पे हुआ क्या, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओवर द कंडक्टर गेट्स रिवर्स विद द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन से जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन था वो भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। इससे उन्होंने ये ऑब्जर्व करा दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज हुई है, यहाँ पे हमारे पास सेटअप गिवन है। इस सेटअप में हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है। जब हम अपने मैग्नेट को स्ट्रेट कंडक्टर के पास लाते हैं तो जो हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है वो मैग्नेट पे कुछ फोर्स को एक्सर्ट करता है। इसी तरीके से जो मैग्नेट है वो भी स्ट्रेट कंडक्टर पे फोर्स को एक्सर्ट करेगा। अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट आया है वो सबसे पहले किसने दिया हमें, मैरी एम्पियर ने दिया, जो एक फ्रेंच की फिजिसिस्ट है। ठीक है, अब ये क्या है, ये फाउंडर है साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। तो उन्होंने ये देखा कि जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन है कंडक्टर के अंदर वो रिवर्स हो जाती है जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारी फोर्स होगी किसी भी कंडक्टर के अंदर वो तब हाईएस्ट होगा जब हमारा करंट और फोर्स एक दूसरे से के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर में हो, या इसकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या हो, राइट एंगल्स में हो।
अब जो हमारे पास मैरी एम्पियर ने कॉन्सेप्ट दिया फोर्स का और जो डायरेक्शन है करंट की वो एक दूसरे के राइट एंगल होना चाहिए, इसके थ्रू हम क्या समझ सकते हैं, अपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को समझ सकते हैं। तो देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या बोला गया है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, if the direction of electric current is perpendicular to the magnetic field। सबसे पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए हम अपने लेफ्ट हैंड में देखेंगे, थंब पोर्शन हो गया, देन हमारी आई की डायरेक्शन हो गई और बी की डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पे ये बोला गया है अगर हमारा जो आई और बी है यानी मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल अगर हमारा 90 डिग्री का होता है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, यानी हमें अपने हैंड्स में थंब और स्टार्टिंग के जो टू फिंगर्स हैं उनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, जिससे हमारा जो थंब वाला पोर्शन है वो फोर्स को शो करेगा। देन दिस वन इज बी मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज आई यानी करंट। तो यानी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे, ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होती है, 90 डिग्री पर होती है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट गिवन है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, अगर हमें फोर्स गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो हम करंट को निकाल सकते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल्स क्या कहता है, द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ द लेफ्ट हैंड इज स्ट्रेच इन अ वे दैट द इंडेक्स फिंगर, द मिडल फिंगर एंड द थंब आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या बोला गया है, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड में इसको स्ट्रेच करें इस तरीके से कि जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, जो हमारी मिडल फिंगर है और जो हमारा थंब है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो जो हमारा इंडेक्स फिंगर है और मिडल फिंगर है स्ट्रेच होंगे, लेफ्ट हैंड शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिस्पेक्टिवली। यानी इंडेक्स फिंगर बी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, मिडिल फिंगर आई यानी करंट को शो करेगा एंड जो थंब है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, किस तरीके से हमारे पार्टिकल्स के अंदर मोशन हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो हमें वहां पे फोर्स या फिर किसी भी कंडक्टर के अंदर किस डायरेक्शन में, वो सब किसके थ्रू शो होगा, थंब के थ्रू शो होगा। तो सिंपल सा है लेफ्ट हैंड थंब रूल, कि जब हम अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते हैं इस तरीके से कि जो हमारा थंब हो गया, इंडेक्स फिंगर हो गई और जो मिडल फिंगर है, वो तीनों अगर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, मिडिल फिंगर करंट को शो करेगा और जो हमारा एफ है यानी जो थंब है वो हमारे फोर्स को शो करेगा। The directions of electric current, magnetic field and force are similar of three mutually perpendicular axes। तो देखो जो हमारा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उसमें जो हमारा फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया और जो हमारा करंट हो गया, ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जो हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरह बिहेव करते हैं। अब हमारे पास
काफ़ी तरीके के डिवाइसेज़ होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, लाउड स्पीकर हो गए, ये सारे वर्क करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में। वैसे हमारे एनसीईआरटी में जो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इसके बारे में हमारे पास पहले गिवन था, हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता था, लेकिन अब हमारे सिलेबस से कट हो रखा है, तो हम इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ करने से फिर चीज़ें बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है, तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो कहाँ अप्लाई करते हैं। हमारे काफ़ी तरीके के डिवाइसेज़ हो गए जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और लाउड स्पीकर, इन सब डिवाइसेज़ के अंदर हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को ये जो हमारा रूल है वो देखने को मिलेगा क्योंकि उसी पे वो वर्क करता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे आज के लेक्चर का वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं तो देखो, वी रिसीव इलेक्ट्रिक सप्लाई थ्रू मेन सपोर्टेड थ्रू द पोल्स और केबल्स। हमारे एरियाज में पोल्स लगे होते हैं, केबल्स लगे होते हैं जिनके थ्रू हम अपने घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई को पाते हैं। अब होता है क्या है, इन अवर हाउसेज वी रिसीव एसी इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वोल्ट विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में एमसीक्यू में आता है कि हमारे जो घरों में पावर आती है वो कौन सा करंट होता है। तो देखो, जो हमारा करंट फ्लो होता है वो हमें दो टाइप्स में फ्लो होता दिखेगा। एक होता है एसी करंट और एक होता है हमारा डीसी करंट। एसी करंट होता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी करंट को बोलेंगे हम ऑल्टरनेटिंग करंट, और डीसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो जो हमारा एसी करंट और डीसी करंट है, ठीक है, अब इसमें से जो हमारे घरों में आता है वो एसी करंट है जिसकी पावर कितनी है 220 वोल्ट की, लेकिन जो हमारा इसमें फ्रीक्वेंसी है उसकी वो कितनी है 50 हर्ट्ज की। अब जो हमारा घर है, हमारे घर में थ्री टाइप्स की वायर्स आती हैं। जो हमारे घरों में कनेक्शन है उसमें थ्री टाइप्स की वायर्स होंगी, ध्यान से देखेंगे अगर हम तो उसमें एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर और एक होती है हमारी अर्थ वायर। अब इनके कलर्स क्या है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब एमसीक्यू पर्पज से हैं, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। लाइव वायर जो होता है हमारा रेड कलर का होता है जो पॉजिटिव होता है। न्यूट्रल वायर जो होता है हमारा ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक इंसुलेटेड होता है जो नेगेटिव होता है। और जो हमारा अर्थ वायर होगा वो ग्रीन इंसुलेटेड होता है, यानी ग्रीन कलर की उसमें कवरिंग दी जाती है। किस लिए? फॉर सेफ्टी मेजर टू ensure that any leakage of current to a metallic body does not give any serious shock to a user। अर्थ वायर का यूज इसलिए किया जाता है एज अ सेफ्टी पर्पस, ताकि किसी भी तरीके के अगर करंट की लीकेज हो मेटेलिक बॉडी के अंदर, उसकी वजह से यूजर को किसी भी तरीके का कोई सीरियस शॉक ना हो। तो टोटल कितने तरह की वायर्स हो गई? तीन तरह की, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। देखो, तो हमारे पास ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है, इसमें हमारे पास सारी तरह की वायर्स हैं। फर्स्ट दे रखा है अर्थ वायर, जो हमारी ग्रीन कलर की है, सारे हाउस के अप्लायंसेस में जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास लाइव वायर जो रेड कलर की हमारे पास शो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड फ्यूज है वहां से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी मीटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मैनी स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट। अब देखो,
जो हमारे घर में बोर्ड लगे होते हैं उसमें काफी तरीके के स्विचेस होते हैं, जिसमें फैन का हो गया, टीवी का हो गया, किसी अनदर अप्लायंस को यूज करना है, चार्जिंग पॉइंट हो गई, तो वहां पर भी हमारा लाइव वायर जाएगा, देन उसके थ्रू हमारे सब अप्लायंसेस पे जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास न्यूट्रल वायर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी मोटर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से होते हुए सारे हाउस होल्ड के जितने भी अप्लायंसेस है वहां तक जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट सर्किट। अब देखो शॉर्ट सर्किट क्या है। शॉर्ट सर्किटिंग इज कॉज्ड बाय द टचिंग ऑफ लाइव वायर्स एंड न्यूट्रल वायर्स एंड सडन अ लार्ज करंट फ्लोज। होगा क्या, जब अचानक से हमारी इसमें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कनेक्ट होगी और जो हमारा करंट का अमाउंट है, जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो बहुत तेजी से फ्लो होने लगे, उसका अमाउंट बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा, इट हैपेंस ड्यू टू डैमेज ऑफ इंसुलेशन इन पावर लाइंस। इंसुलेशन जो हो गया मतलब पावर लाइंस जो है, लाइव वायर न्यूट्रल वायर, उनके बीच में किसी तरीके का कोई डैमेज हो, या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर अगर कोई दिक्कत होती है, कोई फॉल्ट होती है, तो उस कंडीशन में भी शॉर्ट सर्किट देखने को मिलेगा। हमारे पास यहाँ पे 3 पिक्चर्स है शॉर्ट सर्किट में, जिसमें देखो एक हमारे पास यहाँ पे ये पूरी वायर शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गई है, एक हमारे पास ये प्लग है वो भी पूरा गल गया है। तो शॉर्ट सर्किट सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में होगा, जब हमारी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में आकर टच होती हैं और अचानक से जो हमारा करंट का फ्लो है वो ज्यादा अमाउंट में होने लगता है, तो उस कंडीशन में हमारा शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के चांसेस भी हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ओवरलोडिंग से क्या मतलब है, तो देखो, द ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर इन एनी सर्किट ड्यू टू द फ्लो ऑफ अ लार्ज करंट थ्रू इट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। होगा क्या, मानो हमारे पास एक ये सिंगल स्विच है, इस सिंगल स्विच से हमने एक बोर्ड को अटैच करा, अब उस बोर्ड से हमने टीवी की तार लगा दी, अपनी फ्रिज की तार लगा दी, चार्जिंग पॉइंट लगा दिया, तो एक सिंगल वायर से जब हम बहुत सारे वायर्स को कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारा करंट का अमाउंट है वो ज्यादा फ्लो होगा और उसी फ्लो की वजह से ओवरलोडिंग हो जाती है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। और यहाँ पे यही कहा गया है कि द ओवर हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, जब हमारा इलेक्ट्रिकल वायर बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, मतलब जितना उसे हीट होना चाहिए था वो तो हो ही रहा है, लेकिन उससे ज्यादा अगर वो हीट होने लगे सर्किट के अंदर, किसकी वजह से, उसके अंदर फ्लो हो रहे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की वजह से, तो उसे हम बोलेंगे कि वहां पर ओवरलोडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट हो रहा है। एंड अ सडन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द वायर विच कॉजेज ओवरहीटिंग ऑफ वायर एंड मे कॉज फायर ऑल्सो। जैसे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जब हमारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच होता है तो शॉर्ट सर्किट होता है, उसी तरीके से अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ओवरलोडिंग हो रही है, उसमें लार्ज अमाउंट में अगर हमारा करंट फ्लो होता है अचानक से, तो होगा क्या, ओवरहीटिंग होने की वजह से वायर की उसमें आग लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, तो देखो ओवरलोडिंग से भी हमारे अप्लायंसेस खराब हो रहे हैं, हमारी जो शॉर्ट वायर्स है वो खराब हो रही हैं। तो इन सब से सेफ्टी बचाने के लिए किसी भी तरीके के कोई अप्लायंस में दिक्कत ना हो, वो खराब ना हो, इसलिए हमारे घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाए जाते हैं। ये क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग के दौरान हमें अपने सर्किट को बचाने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब आगे क्या बोला गया है, ये हमारी एक थिन वायर का पीस होता है जिसमें मटेरियल हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आसानी से कम टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट हो जाएगा, और हाई रेजिस्टेंस होता है, यानी इसके अंदर करंट फ्लो होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का काम ही क्या होता है, जो अपने अंदर से करंट को फ्लो करने में रोके। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया, हाईली रेजिस्टेंस हो गया। फ्यूज को हमेशा किससे कनेक्ट किया जाता है, लाइव वायर से कनेक्ट किया जाता है। फ्यूज हमेशा कनेक्ट होगा सीरीज में किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द बिगनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट की शुरुआत में ही हम किसको कनेक्ट कर देते हैं, फ्यूज को कनेक्ट कर देते हैं। और फ्यूज हमेशा वर्क करता है कौन से इफेक्ट पे, हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो हमने पढ़ा था, उस इफेक्ट पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क करेगा।